दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की विदेशी नीति। अब इसके बारे में मैं अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। और विदेश मामले में जैसे आप जानते हैं कि नॉन अलाइनमेंट, गुटनिरपेक्षता जिसको कहते हैं, या संयुक्त राष्ट्र, या उसके पहले लीग ऑफ नेशन, या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या वर्ल्ड बैंक, या IMF, ये सारे जो बिंदु हैं जो अक्सर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं UPSC में और विभिन्न स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, इसके बारे में आगामी दिनों में मैं कवर करूंगा। तो उसी तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक है जो कि थोड़ा सा क्लिष्ट है, तो उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो विश्व परिदृश्य का, चाहे वो भौगोलिक मामले हों, चाहे वो पॉलिटी के मामले हों, चाहे वो ऐतिहासिक मामले हों, आपको पूरी जानकारी मिले और आप एग्जामिनेशन में सही ढंग से व्याख्या प्रस्तुत कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की विदेशी नीति क्या है। हर देश का विदेश नीति होता है, और मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि कोई देश कितना सार्वभौम है, मतलब वो सॉवरेन है, सॉवरेन, उसका पैमाना या बैरोमीटर क्या है कि उस देश की विदेश नीति कितनी स्वतंत्र है। अगर विदेश नीति स्वतंत्र नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह देश सार्वभौम नहीं है। कहने के लिए तो है, ऑन पेपर तो है, लेकिन वो सार्वभौम नहीं है, सॉवरेन नहीं है, क्योंकि उस पर दूसरे देशों के शिकंजा कसे हुए हैं। हमारे देश में आज़ादी के बाद से ही एक स्वतंत्र विदेश नीति भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अपनाया गया, जबकि उस समय बहुत ही विकट स्थिति था। विकट स्थिति क्या था कि उस समय में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में समाप्त हुआ था। आपको पता है कि 1945 में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा दो शहर था जिस पर कि अमेरिका ने बम गिराया था, और जिसके कारण से जापान को सरेंडर करना पड़ा था। ठीक है, और उसी के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसकी स्थापना 1945 में हुई। भारत उसका एक फाउंडिंग मेंबर है। उसके पहले भी जब हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो 1927 से ही कांग्रेस ने एक इंटरनेशनल रिलेशन मामले का एक विंग बनाया था, जो अंतर्राष्ट्रीय जो गतिविधियां उस समय में चल रही थी उसमें कांग्रेस अपना पक्ष प्रस्तुत कर रही थी, और उसके सोल स्पोक्स पर्सन, जो सिर्फ सोल स्पोक्स प्रवक्ता विदेश मामलों के बारे में, उसको जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, जो उन्होंने आज़ादी से पहले भी और बाद में आज़ादी के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद में उन्होंने विदेश मंत्री का भी कार्यभार भी अपने साथ ही रखा, तो वो एक्सटर्नल मिनिस्टर भी थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में जो विदेश नीति का जो स्थापना हुआ वो काफ़ी सोच विचार करके किया गया। तो क्योंकि हमारे देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लेने वाले जो बड़े बड़े नेता थे, उनका विश्व परिदृश्य में क्या क्या घटना घटित हो रहा है उसके पूरी तरह से वाकिफ थे, और उन्होंने क्या देखा कि विश्व दो भाग में विभाजित हो गया है, और एक का जो हेड है वो है USA, अमेरिका, और जो पूंजीवादी देशों का नेता बन गया है। ब्रिटेन की ताकत पूरी तरह से कमज़ोर हो गई सेकेंड वर्ल्ड वार में। उसके पहले ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन सबसे ताकतवर राज्य था, और उसकी सत्ता जो है पूरे विश्व के आधे भाग पर काबिज था। उसके साम्राज्य में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि हालांकि मित्र राष्ट्र, जिसका कि ब्रिटेन सरगना था, माने लीडर था, फ्रांस था लीडर,
वो जीत गया, लेकिन वो सुम और निसुम की लड़ाई के बराबर था। मतलब उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, खस्ता हाल हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में पूंजीवादी देशों का, खास करके जो डेवलप्ड देश थे, विकसित देश थे, उसका नेता कौन बन गया? अमेरिका। और अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे देश जो विकसित देश हैं वो अमेरिका के छत्र छाया में आ गए। और आज भी आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो है नेता बना हुआ है। दूसरा जो गुट था उसका हेड था सोवियत यूनियन, जो 1990 में विखंडित हो गया है। अब उसको हम रसा कहते हैं, रूस कहते हैं, ठीक है। पहले हम क्या कहते थे? सोवियत यूनियन कहते थे। और सोवियत यूनियन में वो तो खुद नेता लीडर था ही, लेकिन उसके साथ साथ जो पूर्वी यूरोप के बहुत सारे जो देश थे वो कम्युनिस्ट हो गए थे, जैसे यूगोस्लाविया, हंगरी, ये सारे देश कम्युनिस्ट हो गए थे। तो करीब 12-14 देश का वो नेता हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कम्युनिस्टों का, और चाइना में भी कम्युनिस्ट का राज्य हो गया था 1949 में। तो जहाँ जहाँ कम्युनिस्टों का राज्य हो गया उसका नेता कौन बन गया? रूस। तो इस तरह से विश्व क्या हो गया? 2 भाग में विभाजित हो गया, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के नेताओं ने जो विदेश नीति जो अख्तियार किया, उसका जो मूल सिद्धांत था वो क्या था? सबसे पहले हमने हालांकि दूसरा पॉइंट लिया है, लेकिन हम यहीं से शुरू करते हैं, गुट निरपेक्षता। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब न्यूट्रलिटी नहीं होता है, तटस्थता नहीं होता है दोस्तों। न्यूट्रलिटी माने तटस्थता। अब तटस्थता और गुट निरपेक्षता, इसमें अंतर क्या है? आप देखेंगे कि 2 लोगों के बीच में युद्ध हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो तीसरा जो है तटस्थ है। हम लोग कहते हैं ना आम भाषा में कि हम तटस्थ रहेंगे, या उन्होंने कुछ किया नहीं, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, क्योंकि ना तो ए का मदद किया ना बी का मदद किया, ठीक है। ए और बी दोनों झगड़ा करते रहे, हम तटस्थ रहे। सी जो है तटस्थ रहा, देखते रहे। तो न्यूट्रलिटी मतलब होता है देखते रह गए, हमें नहीं कोई मतलब है। जैसे कि स्विट्जरलैंड ने अपना जो पॉलिसी अख्तियार किया है वो न्यूट्रलिटी का किया है, और न्यूट्रलिटी गारंटी पश्चिमी देशों ने दिया हुआ है उसको, ठीक है। लेकिन जो नॉन अलाइनमेंट है वो क्या है? नॉन अलाइनमेंट या गुट निरपेक्षता ये है कि मैं ना तो अमेरिका खेमा का समर्थक हूंगा, ना सोवियत यूनियन के खेमा का समर्थक रहूंगा। हम समर्थक किसके रहेंगे? हम किसी के भी नहीं रहेंगे। लेकिन जो विश्व में जो घटना घटित हो रही है उसके बारे में हम स्वतंत्र रूप से अपनी जो आवाज है बुलंद करेंगे, ठीक है। मतलब मैं अपना ओपिनियन जाहिर करूंगा, हमें इससे कोई वंचित नहीं कर सकता है, ठीक है। और वो इशू बेस होगा, इशू स्पेसिफिक होगा, हर इशू पर हमारा अलग अलग रवैया होगा, ठीक है। तो आप नॉन अलाइनमेंट गुट निरपेक्षता में क्या देखते हैं? इसमें न्यूट्रलिटी का भी भाव है। देखिए, पहला तो यह है कि उसमें पहला फैक्टर क्या है कि मैं ना तो सोवियत यूनियन के साथ में रहूंगा और ना अमेरिका के साथ में रहूंगा, या उनके जो समर्थक देश हैं उनके साथ रहूंगा। तो इसका मतलब है कि मैं न्यूट्रल रहूंगा। लेकिन वो इतना ही नहीं है, ये है कि इसके अतिरिक्त कि मैं अपने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मैं अपना पक्ष प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा हमारे राष्ट्रीय हित में होगा, जो मैच करेगा। अल्टीमेटली मैं बाद में आऊंगा, आपको बताऊंगा कि उद्देश्य क्या होता है जिसमें मैंने नेशनल इंटरेस्ट रखा है। तो राष्ट्रीय हित जो है हमारा सर्वोपरि है, और उसके मद्देनजर रखते हुए मैं अपना ओपिनियन या अपना मत जाहिर करूंगा, ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट ये होता है कि हमें सोवियत यूनियन और यूएसए से या उनके समर्थक देशों से अधिक
सहायता प्राप्त करना है, आर्थिक मदद प्राप्त लेना है। क्यों? कि हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, या डेवलपिंग कंट्री, आपका अंडर डेवलप नहीं, डेवलपिंग कंट्री हैं। हम 200 वर्षों के गुलामी के बाद में आज़ाद हुए हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, अंग्रेजों ने पूरी तरह से खोखला कर दिया है। हमें नए निर्माण की प्रक्रिया से गुजरना है। हमने एक नया संविधान बनाया है जिसमें एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का वचन आम हिंदुस्तान के आम जनता को दिया है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत, आपको आप हमारा वीडियो देखिए। तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें वित्तीय मदद की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। मैं 1947 के परिदृश्य की अभी बात कर रहा हूं। अभी तो हिंदुस्तान में साइंटिफिक जो पूल है वो वर्ल्ड का 3रे नंबर का हो गया है, लेकिन उस समय की बात कर रहा हूं जब देश आज़ाद हुआ था। तो हमारे पास में साइंटिस्टों की जमात की कमी है, टेक्नोलॉजिस्ट की कमी है, हमारे पास में पूंजी नहीं है। 94% देश की जनता जो है भूखमरी के शिकार है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें जिस देश से, जहां से जो भी मदद मिलेगी उसे हम स्वीकार करेंगे। और इसलिए आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में जब अभी जो बोकारो या राउरकेला या भिलाई या दुर्गापुर, ये सब जो स्टील प्लांट बने, ये कोई मतलब सब विश्व के दूसरे देशों के मदद से बने हुए हैं, ठीक है। जैसे राउरकेला जर्मनी से के मदद से बना हुआ है, भिलाई जो है वो सोवियत यूनियन के मदद से बना हुआ है, ठीक है। दुर्गापुर जो है वो इंग्लैंड की मदद से बना हुआ है, बोकारो जो है वो रूस के मदद से बना हुआ है। तो इसका, और इसमें करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं। कोई एक इतना बड़ा जो बेसिक इंडस्ट्री, जिसके बारे में हम पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या होता है, वो इंडस्ट्री तो है, उसके साथ साथ वो बेसिक इंडस्ट्री का भी काम करता है। क्यों? कि उसी इंडस्ट्री के आधार पर आप दूसरे इंडस्ट्री भी खड़ा कर सकते हैं। आप मशीन मेकिंग इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं अगर आपके पास में इस्पात है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। तो दोस्तों, नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता का मतलब आप समझ गए। 3 पॉइंट हमने बताया। अब इसी के कारण से 1947 में 1947 में हमने क्या देखा, पंडित नेहरू के नेतृत्व में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो थे या जो आज़ाद हुए थे या विकासशील देश से, उनका सम्मेलन कहाँ बुलाया था भारत सरकार ने? दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद में 1954 में बांडुंग सम्मेलन हुआ था। बांडुंग कहाँ है? इंडोनेशिया में। बांडुंग सम्मेलन हुआ था। और इसमें जो राष्ट्र तुरंत आज़ाद हुए थे, जो विकासशील देश थे, सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। और इसी कारण से पहला जो नाम नॉन अलाइनमेंट, इसी से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की उत्पत्ति हुई, ठीक है, 1961 में। और ये कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। अब बेलग्रेड कहाँ है? यूगोस्लाविया की राजधानी, जो अभी टूट चुका है देश, ठीक है, जिसका कि टीटो इसके उस समय में यूगोस्लाविया के अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो 1961 में क्या हुआ? नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष, NAM, नॉन अलाइन। तो कहने का आशा है कि नॉन अलाइनमेंट जो गुट निरपेक्षता था, जो भारत की पॉलिसी थी, वो बाद में कन्वर्ट किस में हो गई? नाम में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, ठीक है। और हिंदुस्तान में भी जो है नॉन अलाइन मूवमेंट का सम्मेलन हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी,
शायद 1983 में। ठीक है, अब दोस्तों ये जो गुट निरपेक्षता की नीति है, कुछ लोगों का ये कहना है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जब सिद्धांत शुरू किया गया था तो उस समय विश्व जो है दो भागों में विभाजित था, लेकिन जब सोवियत यूनियन का विखंडन हो गया और जब अब यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब एक ध्रुवीय जो है व्यवस्था हो गई है, जहां पर क्या अमेरिका सिरमौर हो गया है, सोवियत यूनियन का विखंडन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में नॉन अलाइनमेंट का क्या काम है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि नॉन अलाइनमेंट का फिर भी काम है। उसका कारण क्या है? पहला, जिस तरह से चाइना का हेजिमोनी माने उसका आधिपत्य अपने आसपास के पड़ोसी देशों पर चल रहा है, जिस तरह से वो साउथ चाइना सी में अपनी ताकत का इजहार कर रहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान और चाइना के बीच जो 4000 किलोमीटर का जो बॉर्डर क्षेत्र है उस पर वो हमेशा कड़ा रुख अख्तियार करता है, और अभी गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिकों को मार दिया। ठीक है, तो जो उसका जो बेलिजरेंट माना आक्रामक जो साम्राज्यवादी जो उसका जो विचारधारा है, उससे लड़ने के लिए हिंदुस्तान को नॉन अलाइनमेंट नाम की सख्त जरूरत है, क्योंकि उससे क्या होगा कि हिंदुस्तान को एक बहुत विश्वव्यापी एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर कि वो अन्य बहुत सारे देशों को जोड़ करके मिला करके रख सके और अपनी हिफाजत कर सके, और साथ साथ हिंद महासागर को सुरक्षित करने का प्रयास कर सके। जो हिंद महासागर के आसपास जो लिटरल स्टेट हैं, जो तटवर्ती जो देश हैं, जैसे इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, बर्मा है, जिसको म्यांमार कहते हैं, फिलीपींस है, ये सारे जो देश हैं उसके साथ में अच्छे ताल्लुकात बनाना जरूरी है। ठीक है, ताकि चाइना को काउंटरएक्ट किया जा सके। ठीक है, या उसका मुकाबला किया जा सके। जैसे आपको मैंने एक दिन वीडियो में बताया था कि चाइना की इकोनॉमी हमारे देश की इकोनॉमी से 4.5 गुना ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई, आर्थिक शक्ति हो गई, एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में चाइना उभर चुकी है और वो अमेरिका को टक्कर दे रही है। तो अभी जो हम यूनिपोलर वर्ल्ड जो बोले हैं, माने एक ध्रुवीय, वास्तव में अब पुनः दो ध्रुवीय व्यवस्था कायम हो गई है, जिसका कि जो लीडर है दूसरे ध्रुव का वो चाइना हो चुका है ताकतवर। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो पहले जो रूस सोवियत यूनियन जो नेता हुआ करता था दूसरे ध्रुव का, अब चाइना क्या हो गया है? दूसरे ध्रुव का नेता हो गया है और अमेरिका से सीधे टक्कर से बात करता है, जो पहले नहीं करता था। तो ऐसी परिस्थिति में जो गुट निरपेक्षता जो हमारे देश की जो पॉलिसी रही है, जो नीति रही है, उसमें संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सर्वमान्य पॉलिसी है, हमें उस पर चलना चाहिए। हाँ, पहले जो झुकाव हमारा सोवियत यूनियन की तरफ रहा था बहुत ज़्यादा, जैसे आपको मैंने बताया 1971 में श्रीमती गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो बांग्लादेश का जो वार हुआ था, उसके पहले उन्होंने क्या किया था? सोवियत यूनियन से ट्रीटी किया था 1971 में। और उस ट्रीटी का एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या था कि अगर भारत पर किसी दूसरे देश के द्वारा हमला किया जाएगा तो वो रूस पर या सोवियत यूनियन पर हमला माना जाएगा, या सोवियत यूनियन पर अगर कोई हमला करेगा तो वो हिंदुस्तान पर हमला माना जाएगा। उसमें तो बहुत सारे पॉइंट हैं। तो इसी कारण से आपने देखा होगा कि 7वां बेड़ा, जब निक्सन ने, वहाँ के प्रेसिडेंट ने 7वां बेड़ा जब जहाज रवाना किया हिंद महासागर के लिए, तो सोवियत यूनियन ने भी बाल्टिक सागर से अपना जहाज रवाना किया था और तब वो रुक गए। उन्होंने देखा कि हिंद महासागर में दोनों जहाज़ों के बीच में युद्ध होना तय है, क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी में आते और यहाँ पर जो हिंदुस्तान के जो फोर्स थी, जो सैनिक थे, जो वहाँ पर मुक्त वाहिनी सेना के समर्थन में गए हुए थे, तो उनको नुकसान पहुँचता, या हमारा जो नेवी जो हिंद महासागर में है उसको भारी मात्रा में डैमेज किया जा सकता था। तो हिंदुस्तान सरकार पर दबाव डाला जा सकता था और हिंदुस्तान सरकार बीच में ही जो है वो जो स्वतंत्रता आंदोलन जो था बांग्लादेश का, उसको छोड़ना पड़ता।
बहुत सारी बातें हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो ऐसी परिस्थिति में सोवियत यूनियन ने हमारा समर्थन किया था। तो ये क्यों हुआ था? 1971 में ट्रीटी श्रीमती गांधी ने किया था। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको यह भी बताना है कि आज के युग में भी जो हमारी गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो प्रासंगिक है। वो कैसे? इससे हमको विश्व पटल पर एक मजबूत माने अपनी आवाज बुलंद करने का एक मौका मिलता है। बहुत सारे जो विकासशील देश हैं उनके साथ में हम बातचीत करते हैं, उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारा जो गुडविल है वो उनके साथ में, खास करके जो एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, जिसको कि दक्षिणी अमेरिका कहते हैं, ये जो विकासशील देशों की जो जमात है उसमें अपनी बातों को ताकत के साथ में रखने का एक मौका मिलता है। तो ये जो हमें प्लेटफॉर्म, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, उससे हम वंचित नहीं होना चाहते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि जिस तरह से चाइना का उभार हो रहा है और जिस तरह से वो आक्रामकता को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसलिए हमें गुटनिरपेक्षता की जरूरत है। लेकिन उसका थोड़ा सा पैमाना अलग अलग हो सकता है। जैसे कि पहले हम सोवियत यूनियन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड थे, हो सकता है अभी हम अमेरिका की तरफ ज़्यादा टिल्टेड हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सोवियत यूनियन को छोड़ दें। तो हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है। अब दोस्तों एक और सिद्धांत क्या है? पंचशील। आज शॉर्टकट में बताना चाहता हूं। पंचशील मतलब क्या होता है? एक सेकंड। पंचशील जो मैंने कहा, ये ऐसे लिखोगे, 1954 में भारत और चीन के बीच में, माने जवाहरलाल नेहरू और चाओ लाय, इनके बीच में एक साइन हुआ था। किसके परिप्रेक्ष्य में? तिब्बत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। और ये 5 जो सिद्धांत जो अपनाए गए, जिसको पंचशील बोलते हैं। शील मतलब एट्रीब्यूट, विशेषता। पंच मतलब 5। तो पंचशील जो अपनाया गया था वो पंचशील क्या था? पहला, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये याद रखना होगा आपको। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अभी बताएंगे आपको इसका मतलब क्या होता है। दूसरा क्या है? नॉन इंटरफेरेंस। मतलब आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति, माने उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा क्या है? नॉन एग्रेशन। हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। नॉन एग्रेशन मतलब आक्रमण नहीं करना। चौथा क्या है? इक्वालिटी, समानता। पांचवा टेरिटोरियल, राष्ट्रीय माने एकता या अखंडता। ठीक है। अब इसका थोड़ा सा आपको व्याख्या प्रस्तुत करना होगा ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप जानते हैं। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट या म्यूचुअल बेनिफिट, सॉरी रिस्पेक्ट नहीं, म्यूचुअल बेनिफिट। और पांचवा है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय अखंडता। इसको आप हिंदी में ऐसे कर लीजिए। अब दोस्तों मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मतलब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब क्या होता है? आपको कभी कभी टिप लिखने के लिए दे देगा कि पीसफुल एग्जिस्टेंस एक दे दिया, बोले आप इस पर कमेंट करिए। तो आप क्या करेंगे? कोएग्जिस्टेंस मतलब सह अस्तित्व। इसका मतलब यह है कि भले ही हमारे देश की जो व्यवस्था है, हमारा देश क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली है। ठीक है। यहां पर हर एक 5 साल में चुनाव होते हैं, केंद्र से लेकर के और जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत लेवल पर। हमारा अपना संविधान है, उसके हिसाब से हमारे देश का शासन प्रशासन चलता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे देश का शासन प्रशासन वैसे ही चले। जैसे अभी आपने देखा बर्मा में क्या हो गया? टेक ओवर कर लिया।
मिलिट्री ने क्या किया है, टेक ओवर कर लिया। इसके पहले भी उन्होंने 1962 में टेक ओवर कर लिया था, जो बहुत दिन तक चला, ठीक है, 28-29 साल तक चला। तो चाइना में आप देखते हैं कि कम्युनिस्ट शासन है। सोवियत यूनियन में आपने देखा होगा पूरे कम्युनिस्ट भी जो है वो रसा हो गया है, ठीक है। पूरे पूर्वी देश में हमने क्या देखा था, कम्युनिस्टों का शासन देखा था। इवन जो पूंजीवादी देश है अमेरिका, वहां पर क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। भले वो डेमोक्रेटिक है, प्रजातंत्रीय प्रणाली वहां भी है, लेकिन वहां का संरचना और हमारे यहाँ का संरचना थोड़ा सा भिन्न है। वहां पर प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों है। हमारे यहाँ क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं कि अलग अलग देश की अलग अलग व्यवस्था है। आपके पड़ोसी में ही पाकिस्तान बहुत सालों तक जो है वो डिक्टेटर या तानाशाहों के या मिलिट्री तानाशाहों के अधीन रहा। अयूब खान के, याहिया खान और इसके बाद में जिया के अधीन, और इसके बाद में जनरल मुशर्रफ, में 4 बड़े बड़े जो है वो मिलिट्री तानाशाह जो है ना वहाँ मौजूद रहे और उन्होंने प्रजातंत्री प्रणाली को धज्जी उड़ा दिया, जबकि वह देश हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, ठीक है। बाद में बताएं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हर एक देश की अलग अलग प्रणाली है। तो सह अस्तित्व जो है वो यही कहता है कि भले ही हमारे देश की व्यवस्था जो है वो दूसरे देश की व्यवस्था से अलग है, मंगोलिया से अलग है, जापान से अलग है, लेकिन फिर भी हम शांतिपूर्ण ढंग से उनके साथ में संबंध बना सकते हैं, अच्छे रिलेशन अपना सकते हैं। कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर्स हर देश के साथ में, एक दूसरे देश के साथ में होता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा चाइना के साथ में हमारे इतने झगड़े चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या देख रहे हैं कि कोशिश हमारा यही रहता है कि किसी तरह से बॉर्डर का जो सीमा पर जो विवाद है उसको सुलझाने का प्रयास किया जाए, और भारत सरकार इस दिशा में हमेशा कोशिश करती है। युद्ध से बचा जाए, युद्ध किसी के हक में नहीं होता है और इससे जान माल की हानि होती है और देश 30 साल तक पीछे हो जाता है, चाहे कोई भी देश हो, चाहे जीतने वाला देश हो चाहे हारने वाला देश हो, लेकिन युद्ध का व्यापक असर पड़ता है, ठीक है। तो कहने का आशय यह है कि हम शांतिपूर्ण और भाईचारा स्थापित करके एक कॉर्डियल रिलेशनशिप एक दूसरे देशों के साथ स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा विवाद होने के बावजूद भी अभी हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर है, आप जानते होंगे कि $65 बिलियन से ज़्यादा जो है वो चाइना जो है ना हमारे देश में निर्यात कर रहा है और हम $17 बिलियन ही कर रहे हैं। तो ट्रेड ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके पक्ष में है, चाइना के पक्ष में है, ठीक है। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, ठीक है। लोकल को वोकल बनाने के लिए नारा दिया हुआ है, आपने सुना होगा। यह क्या है कि हम जानते हैं कि चाइना हमारा आज की तारीख में नंबर 1 का दुश्मन है, क्योंकि एशिया में हमारा जो है ये यहाँ पर वर्चस्वता की लड़ाई है और चाइना जो है वो एशिया में अपना एक आधिपत्य जमाना चाहता है, धौंस दपट करना चाहता है। उसने पाकिस्तान को तो अपने पास में मिला ही लिया है और उसने सीपेक का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपने जानते होंगे, उसके बारे में भी बताएंगे किसी दिन, तो उसने स्थापित कर ही लिया है जिसके वो अरब सागर में अब सीधे एंट्री कर सकता है, ठीक है। तो अब उसका जो बेसिक जो मुद्दा है 1 बेल्ट और 1 रोड, उसकी पॉलिसी, उसके बारे में भी आप किसी अगले दिन बताएंगे। उसके तहत में वो पूरे विश्व में अपनी ताकत को स्थापित करना चाहता है, जो पहले सोवियत यूनियन या अमेरिका करता था, ठीक है। तो हमारे देश का जो फॉरेन पॉलिसी का जो मेन जो उद्देश्य है या जो उसका सिद्धांत है वो क्या है, कोएग्जिस्टेंस, कि भले ही अलग अलग अर्थव्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो या राजनीतिक व्यवस्था हो, लेकिन कुछ जो कॉमन फैक्टर्स हैं उस कॉमन फैक्टर्स के आधार पर हम सह अस्तित्व के रास्ते को अपना सकते हैं और एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो चाइना के भी बहुत सारे जो आम जनता हैं वो हिंदुस्तान के आम जनता से या हिंदुस्तान से नफरत नहीं रखते हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए।
पाकिस्तान की जो बहुत सारी जनता है वो हिंदुस्तान से नफरत नहीं करती है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं जहां पर कि हम मिलजुल करके अपनी तरक्की और उनकी तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं। समझ रहे हैं आप? इतनी बातें आप लिख दोगे तो नंबर आ जाएगा। दूसरा क्या, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स, मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना। अब इसका मतलब क्या हुआ? अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका ने क्या किया था, सद्दाम हुसैन को हटाया था और उसने मिलिट्री कार्रवाई किया था कि नहीं किया था? इस तरह से अमेरिका बहुत सारे देश में किया है, ठीक है। तो एक बात और बता देता हूं मैं कि इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन, ये दोनों में अंतर होता है। अभी इसके बारे में व्याख्या करूंगा। दोस्तों, इंटरफेरेंस क्या होता है? हस्तक्षेप की नीति। जैसे कि मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार या मान लो यहां बीजेपी की सरकार है, तो चाइना ऐसा करे कि वहां की जो खुफिया तंत्र उसके माध्यम से यहां की सरकार को गिरा दे। यहां पर राजनीतिक काम मामलों में उसके जो एम्बेसडर है वो हस्तक्षेप करे, ठीक है। यहां के एंटी पार्टी जो अपोजिशन लीडर है उसको खूब पैसा देना शुरू करे। 50 प्रकार की एंटी नेशनल गतिविधियां हो सकती हैं जो दूसरे देश करते हैं, ताकि यहां की जो शासन व्यवस्था है उसको अस्थिर किया जा सके, ठीक है। समझ रहे हैं आप? तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। लेकिन इंटरवेंशन क्या होता है? तो पंसिल के अगर माने हम लगाते हैं तो इसमें चाइना और इंडिया ने क्या किया था, कहा कि हम अपने आपस में एक दूसरे के साथ में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपके आंतरिक मामले में आप जो करते हो आप करो और हम जो कर रहे हैं हम करेंगे। लेकिन दोस्तों, इंटरवेंशन का माने क्या होता है? तो इंटरवेंशन का मतलब है, जैसे कि हिंदुस्तान ने, आपको याद हो कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने क्या किया था, श्रीलंका में अपना फोर्स भेजा था, 10,000 मिलिट्री सेना भेजा था। क्यों? कि वहां पर तमिलियों के साथ में सिंहलीज जो बुद्धिस्ट थे जो मिलिट्री में हैं वो बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ित परेशान कर रहे थे, ठीक है। तमिल जो है ना हिंदू हैं और सिंहलीज जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं और उनकी मेजॉरिटी है। तमिल जो है वो हिंदुस्तान के दक्षिणी भाग में, मतलब श्रीलंका के उत्तरी भाग में जो हिंदुस्तान से मिला हुआ इलाका है, हिंदुस्तान की तरफ है, वहाँ पर हैं। हाँ, तो अब जो प्रभाकर जो उसका हेड था वो यहाँ पर भी जो है आतंकवादी गतिविधि बहुत ज़्यादा किया होता तमिलनाडु में। तो इसीलिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजा गया था तमिल एलाम। एलाम मतलब स्वतंत्र राज्य वो स्थापित करना चाहते थे, तमिल टाइगर। तो उसको दबाने के लिए राजीव गांधी गवर्नमेंट ने भेजा था। हालांकि उसमें अपने सेना का बहुत ज़बरदस्त जान माल का नुकसान हुआ, वो अलग बात है। लेकिन इसको बोलते हैं इंटरवेंशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? ठीक है। और जैसे कि आपको आपने अभी बताया कि अमेरिका ने इराक में सेना की कार्रवाई किया था, ठीक है, और वहां पर सद्दाम हुसैन की सत्ता को उखाड़ फेंका था, ठीक है। क्योंकि इराक ने क्या किया था, कुवैत पर कब्जा कर लिया था और कुवैत जो है वो तेल का भंडार है। तो इसीलिए अमेरिका ने क्या किया, इराक पर युद्ध किया, ठीक है, और उनको सत्ता से बेदखल कर दिया। तो अमेरिका अक्सर ये करता रहा है। अभी अफगानिस्तान में अमेरिका ने यही काम किया, इंटरवेंशन, जो तालिबान को हटा करके और वहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट की स्थापना कराया, जो अभी भी चल रहा है, ठीक है। 1971 को भी आप ले सकते हैं हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ पर कि लाखों सैनिक जो है पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग अपने हिंदुस्तान में आ गए, जो पाकिस्तानी फौज जो है उन पर बर्बर जुल्म किया, जिसके कारण से हजारों लाखों लोग बेघर हो गए और भाग करके हिंदुस्तान आए। तो श्रीमती गांधी की सरकार ने क्या किया था, अपनी सेना भेजा था। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंटरवेंशन, और इसके कारण से बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व में आया, ठीक है। हालांकि ये अधिकार जो है अगर आप देखेंगे तो यूएनओ को है। अभी तक हिंदुस्तान ने 1,95,000 फोर्स
यूएनओ को प्रदान किया हुआ, जिसको यूएन पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं। और समय समय पर जैसे कि कांगो में या दूसरे जगह देश में जहां पर कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रहा है और वहां की सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही है, तो यूएनओ के द्वारा रिजोल्यूशन पास करके और यूएन अपनी फोर्स भेजती है। और यूएन का फोर्स क्या होता है? विभिन्न देशों के फोर्सों की जमात होती है और भारत भी उसमें हिस्सेदारी करता है। ठीक है। अब दोस्तों, नॉन एग्रेशन तो आप जानते ही हैं कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। यह अलग बात है कि 1954 में जो पंचशील हुआ, उसके बाद में चाइना ने 1962 में हमारे देश पर आक्रमण कर दिया और उनकी सेना गुवाहाटी तक पहुंच चुकी थी, तो उसने इसका उल्लंघन किया। उसने जिस पंचशील के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे, उसका पूरी तरह से उसने खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया। और उसके बाद दोस्तों, चौथा पॉइंट क्या है? इक्वालिटी, माने समानता। माने एक देश जब दूसरे देश के साथ में व्यवहार करेंगे, तो हालांकि ये इंडिया और चाइना के परिप्रेक्ष्य में पंचशील सिद्धांत के दस्तखत किए गए थे, लेकिन भारत सरकार ने बाद में इसको अपने विदेश नीति का हिस्सा बना लिया कि जब भी हम किसी दूसरे देश के साथ में बात करेंगे तो हम समानता के साथ बात करेंगे, चाहे वो यूएसओ हो, चाहे सोवियत यूनियन हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कांगो ही क्यों ना हो, लेकिन हम इक्वालिटी का, समानता के आधार पर बात करेंगे। हमारे लिए कोई न छोटा है न कोई बड़ा है। जो हमारे भारतीय संविधान का मूल मंत्र है आर्टिकल 14 का, उसी का एक्सटेंशन है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, उसमें लिखा हुआ। तो यहाँ पर इक्वालिटी अमॉन्ग ऑल नेशन, राष्ट्रों के बीच में समानता। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? म्यूचुअल बेनिफिट। और ये समानता जो है, जो हम जो नीति जो अख्तियार कर रहे हैं, वो हमारे परस्पर फायदे के लिए होगा। अगर हम कुछ चीज ले रहे हैं विदेश से, तो कुछ चीज दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम ले रहे हैं, हम कुछ दे भी रहे हैं। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट पर आधारित होगा। और दोस्तों, पांचवा क्या है? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय अखंडता। अब भारत के विदेश नीति का जो सिद्धांत है वो क्या है? राष्ट्र के अखंडता को अक्षुण्ण रखना, जो अभी आपको बताएंगे। अखंडता का मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है कि हमारे देश की जो सीमा है उसको सुरक्षित रखना। आप जानते हैं हमारा देश का सीमा कहाँ कहाँ से गुजरता है। हमारा देश तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ जो है वो हिमालय से घिरा हुआ है, और कुछ इलाके जो है ना पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर मिलता है। ये सारे जो इलाके हैं उनकी हिफाजत करने का काम हमारे विदेश नीति का है। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट जो इसका सिद्धांत है वो क्या है कि हमारे जो हिंदुस्तान के इंडियन ओरिजिन के लोग या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये लोग जो हैं जो विदेशों में बसे हैं, उनकी भी सुरक्षा का दायित्व, उनके वेलफेयर का दायित्व, ये हमारे विदेश नीति का हिस्सा है जो छूट गया था। टू प्रोटेक्ट पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है। ये भी हमारे भारत के विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पॉइंट छूट गया था। अब आपने देखा होगा, इस पर एक फिल्म बना था अक्षय कुमार के द्वारा, एयरलिफ्ट। आपने देखा होगा कि जब इराक में और जिस तरह से वहाँ पर जब युद्ध चल रहा था, तो हमारे देश के बहुत सारे लोग वहाँ पर फंस गए थे और उसको वहाँ से हटाने का काम, उनको सुरक्षित लाने का काम भारत के विदेश मंत्रालय ने किया था। इसी तरह से आप देखते हैं कि हमारे देश के करीब 4 करोड़ लोग, 4 करोड़ लोग जो है ना विदेशों में हैं। ठीक है। अलग अलग देशों में उसकी तादाद कम बेसी हो सकती है, लेकिन जो इंडियन डायस्पोरा है वो करीब 4 करोड़ है। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? 2 बातों के लिए। एक तो वो हमारे देश से जुड़े हुए हैं, हमारे देश से उनका रिश्ता है। दूसरा, वो करोड़ों के तादाद में रेमिटेंसेस हमको भेजते हैं, वहाँ के विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ भेजा जाता है। तो इससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ता है। समझ रहे हैं आप? ये हमारे लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है। चाइना के बाद में हिंदुस्तान एक दूसरा कंट्री है जहाँ पर फॉरेन रेमिटेंसेस से इतने पैसे आते हैं, नंबर दूसरा स्थान है। तो 4 करोड़ लोग जो विदेश में हैं, उनकी जो समस्या है, उनके जो प्रॉब्लम है, या वहाँ की देश की सरकार के द्वारा अगर उनके साथ में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया जाता है, तो उसमें भी हमारे देश के जो विदेश नीति है
वो हस्तक्षेप को वहाँ अपने एम्बेसडर के माध्यम से या हाई कमिश्नर के माध्यम से हस्तक्षेप करने का प्रयास करती है और सुलझाने का प्रयास करती है, और उस देश के जो कानून और नियम हैं उसके तहत ही सुलझाने का प्रयास करती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक बात और यहाँ बता देना चाहता हूँ आपको कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में अंतर क्या होता है। अक्सर आपने पेपर में पढ़ा होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी बहुत दिन तक नहीं समझ में आया था। तो हाई कमिश्नर उसको कहते हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्री में हमारे देश का एम्बेसडर जाता है, राजदूत जाता है। जैसे कि हमारा देश जो है वो कॉमनवेल्थ का मेंबर है और करीब इसमें 55 से लेकर 58 कंट्री हैं। ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कौन है? जो कभी न कभी ग्रेट ब्रिटेन के अधीन गुलाम रहे हों, कॉलोनी उनके रहे हों, ठीक है। तो जब वो आज़ाद हुए तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, और जिसका कि महारानी जो है या जो महाराजा होंगे, अभी तो महारानी है, तो उसके हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है, हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ होते हैं। अब दोस्तों जो कॉमनवेल्थ कंट्री, मान लो ऑस्ट्रेलिया जो है ना कॉमनवेल्थ का मेंबर है और हमारा देश भी कॉमनवेल्थ का मेंबर है, तो अगर यहाँ पर अगर हमारा राजदूत हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर बोलेंगे हम, ठीक है। क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर। या ऑस्ट्रेलिया का हमारे देश में आएगा तो हम कहेंगे कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर इन इंडिया या इंडियन हाई कमिश्नर फॉर ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया में हम भेजेंगे। लेकिन वही राजदूत को अगर हम अमेरिका भेजेंगे तो चूंकि अमेरिका कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है, हालांकि अमेरिका भी एक ज़माने में अंग्रेज के ही अधीन था, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन वो कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा? एम्बेसडर होगा। तो इंडियन एम्बेसडर इन अमेरिका, ठीक है, अंडरस्टूड माय पॉइंट। इंडियन एम्बेसडर इन रसा, क्योंकि रसा इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, ठीक है। हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं होता, केवल नाम में अंतर है। दोस्तों अभी तो मैंने आपको बताया वो भारत के विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत बताया कि भारत की विदेश नीति किस सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। लेकिन अब उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हैं। पहला, नेशनल इंटरेस्ट, और नेशनल इंटरेस्ट में राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित का मतलब क्या होता है? जैसे कि राष्ट्रीय हित हमारा क्या है? पहला कि हमारे देश का सुरक्षा व्यवस्था ठीक रहे। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना, हमारा दुश्मन राज्य जो है ना, हमारे बॉर्डर पर खड़ा है, ठीक है। चाइना और रूस में भी बहुत ज़्यादा दोस्ती है, रूस का हमारे साथ भी दोस्ती है। तो इनकेस अगर वार हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा? अगर रूस न्यूट्रल हो गया और चाइना और पाकिस्तान एक साथ गठजोड़ बना लिया तो हिंदुस्तान तो अकेला हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हमारी स्थिति कमज़ोर हो सकती है। तो उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे? हमें मुकाबला करने के लिए क्या करना होगा कि दूसरे जो नेशन स्टेट हैं उससे हमारे ताल्लुकात अच्छे करने होंगे, क्योंकि अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कोल्ड वार था उसका ज़माना अब नहीं है। अब विश्व दो भागों में विभाजित नहीं है, ठीक है। रूस इतना ताकतवर देश अब नहीं रह गया है, ठीक है। और उसके क्लाउट भी जो है ना इंटरनेशनल मैटर में कम हो गए हैं। जो पहले जो, हालांकि वो अभी भी यूएन का एक अस्थायी सदस्य है, लेकिन उसकी जो पहले जितनी ताकत थी वो उतनी पकड़ वो कमज़ोर हो गई है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अब हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है वो अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकाव है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में ज़्यादा उसके ताल्लुकात बढ़ गए हैं, ठीक है। तो नेशनल इंटरेस्ट, कोई भी जो विदेश नीति होता है उसका पहला जो उद्देश्य होता है वो अपने राष्ट्रीय हित को देखना होता है। अब राष्ट्रीय हित, जैसे मैंने कहा कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करना, सुरक्षा का व्यवस्था करना, देश में आर्थिक तरक्की करना, अधिक से अधिक हमको कहाँ से लाभ मिल सकता है, एफडीआई कैसे हो सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिससे हम पूंजी लगा सकें देश में। ये सब काम क्या है? राष्ट्रीय हित का हिस्सा है। तो आर्थिक विकास, देश में आर्थिक विकास कैसे होगा, उत्तरोत्तर विकास कैसे होगा, हमारा जीडीपी कैसे बढ़ेगा, हमारे आम लोगों का पर कैपिटा पर व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी, उसके लिए हमें विदेश नीति के माध्यम से हमें क्या क्या काम करना होगा, जिससे कि हमारा ताल्लुकात जो विकसित देश हैं उससे बढ़े और उनसे हमारे आर्थिक संबंध मजबूत हों। यह हमारा राष्ट्रीय हित का हिस्सा है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री एक साथ बनारस में गंगा आरती में उतरे थे, पता है ना आपको। और उसके बाद में ब्रिटेन ने क्या,
जापान ने बुलेट ट्रेन के लिए काफ़ी पैसे दिए हैं और वो भी चुकता 50 साल के बाद में किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सॉफ्ट लोन है, वो सॉफ्ट लोन है और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है। 1% हाँ जो हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया है। जो हमारे देश के जो डिप्लोमेसी है उसके और पॉलिटिकल लीडरशिप उसके अथक प्रयास से ऐसा हुआ है, क्योंकि कोई भी नेशन राष्ट्र स्टेट जो है ऐसे नहीं कर देता है। ठीक है, या बोकारो स्टील प्लांट जो खोला गया रूस के सहयोग से, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं खोला गया? यस, तो ये हमारे मतलब कहने का जो हमारे जो कूटनीति है, डिप्लोमेसी का हिंदी होता है कूटनीति। हमारी कूटनीति क्या है? विदेश नीति को बढ़ावा देने का एक हथियार है, विदेश नीति को अमली जामा पहनाने का, उसको उसके टारगेट को अचीव करने का एक हथियार है जिसको बोलते हैं कूटनीति, और जो डिप्लोमेट्स के द्वारा, जो प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा चलाए जाते हैं। लॉबिंग किया जाता है। अभी देखेंगे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लॉबी अमेरिका में काम करता है, जो बहुत सारे सीनेटर जो है ना हिंदुस्तान के पक्ष के, इंडिया लॉबी के समर्थक हैं। उसी तरह से दूसरे देश के भी हैं, चाइना लॉबी भी है। दूसरा दोस्तों, हमने कहा कि पड़ोसी देश से अच्छे संबंध। हिंदुस्तान का शुरू से ही ये पॉलिसी रहा कि हमारे जो आसपास के जितने देश हैं उनके साथ में हम अच्छे ताल्लुकात स्थापित करें। हालांकि पाकिस्तान के संदर्भ में ये कभी भी सफल नहीं हुआ और हमारे देश को करीब 3 बार युद्ध करना पड़ा। ठीक है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश से अच्छे संबंध हैं, श्रीलंका से भी अच्छे संबंध हैं, भूटान तो प्रोटेक्टेड स्टेट ही अपना, और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण भूमिका। दोस्तों आप जानते हैं हम हिंदुस्तान की विदेश नीति का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हिंदुस्तान ये चाहता है कि वो एक एशिया का एक डोमिनेंट पावर है। हिंदुस्तान को कोई हल्के में नहीं ले। क्यों नहीं ले? क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान जो है ना पीपीपी मॉडल में, परचेजिंग पावर मॉडल में थर्ड कंट्री है वर्ल्ड का। पहला चाइना है, दूसरा यूएसए है और तीसरा इंडिया है। तो इतना जो बड़ा देश है वो किसी का पिछलगू बन के नहीं रह सकता है। ठीक है, उसका एक अपना अस्तित्व होना चाहिए। और हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी शुरू से ही, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 1947, ये रहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपनी आवाज़ को बुलंद रखे। ठीक है, और इसलिए आपने देखा होगा कि अभी तक हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग फोर्स के लिए जहाँ जहाँ उन्होंने फोर्स की अवस्था हुई है, 1,95,000 इतना इंडियन फोर्स जो है ना यूएनओ को प्रोवाइड किया है। यूएनओ का जो चंदा का है, जो सब्सक्रिप्शन रेट है, वो भी हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा देती है, फोर्स भी प्रदान करती है, ताकि जितना हिंदुस्तान का मानना यह है कि संयुक्त राष्ट्र जितना मजबूत रहेगा विश्व में उतनी ही ज़्यादा शांति स्थापित हो पाएगी। ठीक है, क्यों? संयुक्त राष्ट्र संघ किस सिद्धांत पर काम करता है? कलेक्टिव सिक्योरिटी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, सामूहिक सुरक्षा के आधार पर। चौथा पॉइंट क्या है? पाकिस्तान चीन के गठजोड़ से मुकाबला, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान और चीन का एक एक्सिस बन चुका है, और उसके लिए सीपेक आप जानते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और पीओके से होते हुए गुजरती है और जाकर के अरब सागर में जाकर के ग्वादर पोर्ट, माने चाइना को अरब सागर तक पहुंचाने का काम करती है पाकिस्तान से होते हुए। सीपेक, इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, और हिंदुस्तान इसका विरोध करता रहा है, क्योंकि ये जो कॉरिडोर जो गुजरती है ना, वो हमारे देश के गिलगित बाल्टिस्तान, जो कश्मीर का हिस्सा है, जो अभी पाकिस्तान के जबरन कब्जा में, उस रास्ते से गुजरती है। ठीक है, तो हिंदुस्तान ये कहता है कि चूंकि ये विवादित मुद्दा है अभी भी, तो इसलिए आप कैसे यहाँ से सीपेक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान और चीन के जो गठजोड़ है उसका हिंदुस्तान मुकाबला कैसे करे, ये
भारत के विदेश नीति का सबसे बड़ा आज की तारीख में उद्देश्य है। और जिस तरह से आपने देखा गलवान वैली में पिछले साल जो बहुत सारे हमारे सेना हताहत हुए, उनके भी सेना हताहत हुए। अभी भी जो है वहाँ पर करीब 50,000 हमारे हिंदुस्तानी सैनिक -30 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर में खड़े हैं और पोजीशन लेके खड़े हैं, जो पहले अभी इतने 50-60 साल में 1962 के बाद नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति कितनी विकट है। और पाकिस्तान भी वहीं लगा हुआ है। और अभी हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 भी ख़त्म कर दिया और उसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र प्रशासित क्षेत्र बना दिया। तो ये सारे फैक्टर वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का यह सबसे बड़ा उद्देश्य है कि किस तरह से चाइना और पाकिस्तान का जो सम्मिलित जो सेना है उसका मुकाबला कैसे किया जाए। और उसके लिए आपने देखा होगा कि आपने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राफेल खरीदा, अभी बहुत सारे जो F-35 खरीदने के विचार चल रहे हैं अमेरिका से। उसी तरह से S-400 जो मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह जो ना उसी को बीच में ध्वस्त करने का एक बहुत बड़ा उपकरण है जो रूस से बातचीत चल रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का जो पॉलिसी है वो है कि किसी भी स्तर पर चाइना और पाकिस्तान के गठजोड़ का मुकाबला किया जाए। हालांकि हिंदुस्तान की इकॉनमी चाइना से 4 गुना कम है, लेकिन जो फोर्स जो ताकत है, जो अपने पास में जो मेन पावर है और जो अपने यहाँ जो सेना जो बैटल हार्डेंड है, जो उसको जो युद्ध का लड़ने का जो क्षमता है या उसका जो अनुभव है वो चाइना के पास नहीं है। चाइना तो वियतनाम युद्ध में आज से 50 साल पहले लड़ा था, उसके बाद तो चाइना कभी युद्ध लड़ा नहीं, वियतनाम में भी वो हार गया था। तो कहने का आशय यह है कि चाइना हालांकि इकॉनमी बहुत बड़ा है, लेकिन जहाँ पर जो हिमालय के दर्रे में जो लड़ेगा युद्ध लड़ेगा तो वहाँ पर ज़्यादा फोर्स काम नहीं करेगा, वहाँ पर काम क्या करेगा एयरफोर्स। और इसलिए हिंदुस्तान सरकार बहुत चिंतित है कि अगर दोनों का एक साथ अगर हम पर युद्ध थोपा गया पाकिस्तान और चाइना का तो हम कैसे मुकाबला करेंगे। और इसलिए आपने देखा होगा जब तक कांग्रेस की सरकार थी इजराइल से हमारा कोई रिलेशन नहीं था, बिकॉज ऑफ द मुस्लिम लॉबी वर्किंग इन इंडिया, ठीक है। और अब समझ रहे नहीं मेरी बात को, लेकिन जो ही बीजेपी की सरकार आई उन्होंने क्या किया, इजराइल से अच्छे संबंध स्थापित कर लिए। और आज इजराइल जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एली हो गया आफ्टर यूएसए। तो इस तरह से बहुत सारे हथियार भी सप्लाई इजराइल कर रहा है। और उसकी जो मोसाद है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है मोसाद, उससे भी बहुत ज़्यादा सहयोग हिंदुस्तान को मिल रहा है। तो अभी जो आज का जो परिदृश्य है उसमें हम क्या देखते हैं कि हिंदुस्तान, इजराइल, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये जो इतने देश हैं, वियतनाम को भी मान लो, हालांकि वो छोटा पावर है, तो ये सारे जो देशों का जो है ना एक जुट बन रहा है कि इनकेस अगर चाइना और पाकिस्तान की गठजोड़ से हिंदुस्तान का मुकाबला हो तो ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान अकेला ना हो और उसे भी विदेशी मदद मिले। तो हिंदुस्तान की पॉलिसी, जो विदेश नीति पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसका आज की तारीख में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। ये पहले नहीं था। देखिए विदेश नीति क्या है, समय परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन जो फंडामेंटल्स मैंने बताए, जो सिद्धांत बताए, वो सिद्धांत वही है। उसमें कम बेसी हो सकता है लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट में यूएसए और रसा में संतुलन। आपने देखा होगा कि यूएसए अभी आज की तारीख में, जैसे अभी मैंने बताया कि हिंदुस्तान की जो अभी जो विदेश नीति है वो थोड़ा सा यूएसए की तरफ टिल्ट है। पहले के जब देश आज़ाद हुआ था तो यूएसए पाकिस्तान एक खेमा में था और पाकिस्तान जो है ना सेंटो का, सीटो का, बगदाद पैक्ट का मेंबर हुआ करता था, जिसका कि सरगना कौन था, अमेरिका, ठीक है। हमारे देश ने किसी भी इस तरह के पैक्ट में शामिल होना मंजूर नहीं किया। हमने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। अभी वर्तमान परिदृश्य क्या हो गया, सोवियत यूनियन के विखंडन होने के बाद में और चाइना के बहुत तेज रफ्तार से राइज करने पर और उसके जो आक्रामकता है अपने पड़ोसी देशों के साथ में और साउथ चाइना सी में, उसको देखते हुए हिंदुस्तान की पॉलिसी में क्या चेंजेज आए हैं, रूस के तरफ टिल्टिंग, नहीं सॉरी अमेरिका की तरफ टिल्टिंग, अमेरिका की तरफ झुकाव, ठीक है। लेकिन ये देखने वाली बात यह है कि रूस हमेशा हमारा दोस्त रहा है,
विपरीत परिस्थिति में रूस ने हमें मदद किया है। जैसे 1971 का ट्रीटी अभी भी हमारे लागू है, ठीक है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान की विदेश नीति का आज की तारीख में ये उद्देश्य है कि किसी तरह से यूएसए और रसा के बीच में संतुलन स्थापित किया जाए। मतलब ऐसा न लगे कि हम पूरी तरह से यूएसए के खेमा में चले गए हैं और रूस को मैंने छोड़ दिया। तो रूस को अगर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 3 राष्ट्रों का गठजोड़ हो जाएगा, पाकिस्तान, चाइना और रूस का, और ये डेडली कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। और ये तीनों जो राष्ट्र हैं वो क्या है, हमारे सर के ऊपर में है। और बाकी जो हमारे जो मित्र देश हैं जिनसे हमारा बहुत ताल्लुकात है वो दूर में है हमारे से, वो एकदम कोई नज़दीक में नहीं। इजराइल भी है तो 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर में है। अमेरिका हमसे 12,000 किलोमीटर दूर में होगा या 16,000 किलोमीटर दूर में। जापान भी दूर में है, ठीक है। तो ये हम कभी नहीं चाहेंगे कि रूस का चाइना और पाकिस्तान के साथ में गठजोड़ हो जाए। तो फॉरेन पॉलिसी का जो अब जो इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है आज की तारीख में वो क्या है कि रूस और अमेरिका में किस प्रकार से हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बैलेंस करता है, ताकि ये ना लगे कि मैं एक तरफ झुका हुआ हूं। तो उससे क्या होगा कि रूस चला जाएगा उसकी खेमा में। और रूस हमारा हमेशा हथियार सप्लायर रहा है, बहुत सारे पार्ट्स का उसको देना पड़ेगा एज पर द ट्रीटी। बहुत जैसे मिग आपने देखा होगा, ये सुखोई सब हमने रूस से लिया हुआ है। तो हम रूस को भी एनवाय नहीं कर सकते हैं। और चूंकि रूस की अब उतनी ताकत है नहीं जो हमें उतनी मदद कर सके, तो हमको अमेरिका की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम रूस को पूरी तरह से दरकिनार कर दें। तो ये दोस्तों मैंने मोटा मोटी आपको आज इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए।